हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी इंटरमीडिएट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी जन्म से शुरुआत करेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत मुख्यतः 4 चैप्टर आते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, जिसमें से पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में जन्म। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जन्म। और चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जन्म स्वास्थ्य। तो आइए सबसे पहले हम इस यूनिट के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में इससे पहले कि हम जन्म को डिस्कस करें, उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है जिसका नाम है लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि, उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस भी जीव ने जन्म लिया है, जिस भी जीव का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक निश्चित समय के बाद वो मर जाता है, यानी कि अमर नहीं है। तो जीवन अवधि अब किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा गया कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंटली अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो बात अलग है। यहाँ पे आया है कि प्राकृतिक मृत्यु, तो जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय या काल उस जीव की जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन कहलाता है। यानी कि जन्म से लेकर वो प्राकृतिक मृत्यु तक जितना समय वो जीता है वह उसकी जीवन अवधि है। अब ये बात यहाँ समझ लेनी आवश्यक है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार यानी उसके साइज से कोई लेना देना उसका नहीं होता, उसका संबंध उसके साइज से नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि तोता और कौवा, तोता और कौवा, इन दोनों की साइज की बात करें तो लगभग सेम है ना, हाँ? लेकिन इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत ज्यादा अंतर है। तोता जहां लगभग 140 साल तक जीता है, वहीं कौवा सिर्फ 12 से 15 साल तक ही जीता है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आम तथा पीपल। ये दोनों विशालकाय वृक्ष हैं। दोनों लगभग एक निश्चित समय के बाद इतना विशालकाय हो जाते हैं कि दोनों का साइज लगभग सेम ही है। लेकिन आम का लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि पीपल के जीवन अवधि से बहुत ही कम है। तो इसका सीधा संबंध हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके आकार से संबंधित नहीं होती है। अगला क्या है कि जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। अर्थात जिसने जन्म लिया है चाहे कितना भी लंबा जी ले, जीवन अवधि जितना भी गुजार ले, उसको कभी ना कभी मर ही जाना है। लेकिन यहाँ एक चीज पॉइंट आउट किया गया है, एक चीज हाँ ये देख लेते हैं कि अर्थात एक कोशिकीय जीवों के अलावा कोई भी जीव अमर नहीं है। एक चीज इसको देखिएगा कि एक कोशिकीय जीवों के अलावा यहाँ लिखा गया है। अब यानी कि एक कोशिकीय जीव अमर है? जी हाँ, एक कोशिकीय जीव अमर ही होते हैं। क्यों? अब कंडीशनल देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा गया है, नोट डाउन इसको जरूर कर लीजिएगा, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स यानी एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। तो हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें सेल डिवीजन ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का काम करता है। तो यहाँ जब भी वो मैच्योरिटी को पहुंचते हैं तो वो डिवाइड होकर के 2 सेल में बढ़ जाते हैं, और वो 2 सेल कुछ और नहीं, 2 नए एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो आगे अब हम देखते हैं कि जन्म किसे कहते हैं। जन्म ये अगला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो रिप्रोडक्शन यानी जन्म क्या है? तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति, जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति को हम जन्म कह सकते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि जन्म भी जीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि निर्जीवों में जन्म नहीं होता। तो अब ये भी है कि जीवों में होता है जन्म, तो हम ये कह सकते हैं कि जनन यानी रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रक्रिया है। तो अब परिभाषा क्या बन सकती है कि रिप्रोडक्शन यानी जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले से उपस्थित जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पहले से उपस्थित जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, इसे कहते हैं जन्म। अब क्या है कि कुछ टर्म्स हैं कि उत्पन्न नए जीवों को क्या कहते हैं, संतति या संतान या ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। जो नए जीव की उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, संतति या संतान या ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। और जिन जीवों से उन जीवों की या उन नए जीवों की उत्पत्ति होती है उन्हें जनक या पेरेंट्स कहते हैं। अब अगला क्या है कि जो उत्पन्न संतानें होती हैं, जो उत्पन्न नए जीव होते हैं, वो हमेशा ही ऐसा होता है कि अपने जनक की तुलना में क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, इमेच्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत ही जन्म लेने के बाद वैसे ही एक्ट या वही सारी क्रियाओं को दोहरा नहीं सकते हैं जो उसका जनक करता है। जैसे पहले उस नए जीव का जन्म होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, तब जाकर के वो जनन करने योग्य बनता है, जनन करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने पूरे जीवन अवधि में वो इतने सारे पड़ावों से गुजरता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि उत्पन्न संतान अपने जनक की तुलना में अपरिपक्व होती है। अब अगला क्या है कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो इन दोनों को समझने के लिए, इनकी बेसिक जानकारी और डिटेल में इनको समझने के लिए इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे इन्हें समझना आसान हो जाए। तो ये है जनन के दोनों प्रकारों का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों प्रकार कौन से हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जब संतत यानी ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा, केवल एक जनक द्वारा होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी नए जीव की उत्पत्ति के लिए इकलौता ही एक ही कोई जनक सक्षम है उसकी उत्पत्ति कर देने के लिए, उसे कहते हैं क्या, अलैंगिक जनन। अगला क्या है कि युग्मकों यानी गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि युग्मक क्या है, एक अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल है, जिसको एन से हम प्रदर्शित करते हैं, है ना, जो लैंगिक जनन में अभी आएगा और आगे अभी और इसका डिटेल हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे युग्मकों यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी कि नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि फॉर्म नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो संलयन नहीं करते हैं, यानी कि दोनों मिलते हैं, फ्यूज नहीं करते हैं। अगला क्या है कि युग्मकों का संलयन यानी गैमेटिक फ्यूजन या निषेचन नहीं होता है। क्या है कि गैमेट बनेंगे ही नहीं या बनते हैं तो फ्यूज नहीं करते हैं, तो जब उनका संलयन नहीं होगा और उनकी संलयन की प्रक्रिया से जो जाइगोट बनता है उसे ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी प्रक्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती हैं। अगला क्या है कि हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूछता है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो यहाँ आप लिखे हैं कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के एकदम समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। अब इसको समझने वाली बात है कि अलैंगिक जनन से जितनी भी संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने पेरेंट यानी कि अपने जनक के एकदम डिक्टो फोटोकॉपी होती है, हूबहू फोटोकॉपी होती है। जैसे उनका आकारिकी और उनका जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है, जेनेटिक जो उनका सीक्वेंस होता है, वो एकदम डिक्टो अपने जनक जैसा होता है, आपस में सब एकदम सेम होता है, और उसी को कहते हैं क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं कि दो ऐसे जीव जो आपस में आकारिकी और आनुवंशिकी के आधार पर एकदम एक जैसे हों, तो वो है क्लोन। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के एकदम समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। क्लियर?
अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अब देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन सारे पॉइंट्स के सामने जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो एकदम तुलनात्मक है, इससे सारी चीजें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो अब जहाँ यहाँ लिखे थे कि केवल एक जनक द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है, वहीं पे यहाँ देखिए एक चीज देखिएगा कि जब दो जनकों के भागीदारी द्वारा, जब दो जनकों के भागीदारी द्वारा नए जीव या संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मकों यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। अगला क्या है कि वो मेल और फीमेल गैमेट्स यानी नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, उनका आपस में संलयन होता है, जिससे जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका, जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि डिप्लॉयड है। 2L लिखा गया है। क्या होता है आगे डिटेल में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी या पहले भी क्लियर हो चुकी होंगी। तो जाइगोट यानी कि युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। तो निषेचन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये सभी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जाइगोट है वो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न पहली कोशिका है। ये अक्सर सवाल आता है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत बनने वाली पहली कोशिका कौन सी होती है? तो वो है जाइगोट यानी युग्मनज कोशिका। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ लिखे हैं कि जो संतति है, अलैंगिक जनन में जो संतति है वो अपने जनक के एकदम हूबहू होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यहाँ लैंगिक जनन में जो उत्पन्न संतानें हैं वो आपस में और अपने जनकों के से तुलना करें तो उनसे दूर दूर तक बहुत सारी तुलनात्मक डिफ्रेंसिएशन आते होंगे। तो एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक जनन की तुलना में बहुत ही विस्तृत, जटिल और बहुत ही स्लो होती है, यानी धीमी होती है। अब इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में इतना जटिल, धीमा और विस्तृत प्रक्रिया कैसे है, वो आगे जब इसका डिटेल अध्ययन करेंगे दोनों का तो देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे।